चलिए। अभी आपके सामने डॉक्टर विकास गुप्ता, दिल्ली यूनिवर्सिटी व ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन, अखिल भारतीय शिक्षा अधिकार मंच, जो पूरे देश में शिक्षा के मुद्दे पर पूरे देश में लोगों को जन जागरण अभियान चला रहा है। और अखिल भारतीय शिक्षा अधिकार मंच की मांग है कि केजी से पीजी तक बिना कोई फीस लिए सभी बच्चे जहां तक तालीम लेना चाहते हैं वो ले। इस मुहिम के योद्धा डॉक्टर विकास गुप्ता से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात 1 जुलाई 2020 को जो इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉइज फेडरेशन की ओर से कर्तव्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, उस पर अपनी बात रखें। डॉक्टर विकास गुप्ता। धन्यवाद प्रेमचंद जी। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इस कर्तव्य दिवस के आह्वान में मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया है। और जब आपने शुरू में ये बात मुझे कही तो मैं खुद आश्चर्यचकित था कि एक कर्मचारियों का संगठन क्यों कर्तव्यों की बात कर रहा है। लेकिन ये निश्चित तौर पर एक सराहनीय प्रयास है जहां आप सरकार को याद दिला रहे हैं कि उसके क्या कर्तव्य हैं, वो भी उस दौर में जब सरकार खुद नागरिकों के कर्तव्यों पे ज्यादा जोर दे रही है। ये जानना बहुत जरूरी है कि सरकार को उसके कर्तव्य हम किस आधार पर याद दिला सकते हैं, उसका वैधानिक आधार क्या है, कहाँ उसके कर्तव्य वर्णित हैं। अगर आप संविधान के जो चौथा खंड है जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दिए गए हैं, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि हम सरकारों को किन चीजों के लिए बाध्य कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि उनके कर्तव्य क्या हैं। खास तौर पर अगर हम संविधान के अनुच्छेद 39, 41, 43 और 45 को देखें तो हमें ये समझ में आएगा कि संविधान सरकार को ये आदेश देता है कि वो ऐसी नीतियां बनाए जिनसे समाज में सभी प्रकार के संसाधनों का बराबरी के आधार पर बंटवारा हो सके, यानी अमीरों गरीबों अगड़े पिछड़ों के बीच का फर्क मिट सके, सभी बीमार लोगों की चिकित्सा का इंतजाम राज्य को करना होगा, बच्चों को गरिमापूर्ण जीवन मिल सके ये इंतजाम राज्य को करना होगा, जो मजदूर लोग हैं उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाए, ऐसा इंश्योर करना राज्य की जिम्मेदारी होगी। और सभी 14 वर्ष तक के बच्चे शिक्षा हासिल कर सकें, ये जिम्मेदारी भी सरकार को ही संविधान ने दी। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि संविधान में इन नीति निर्देशक तत्वों के मौजूद होने के बावजूद भी सरकारें लगातार ऐसी नीतियां बनाती रही हैं जो इसके ठीक उलट हैं। और इस पर ये तो ठीक है कि किसी एक सिटीजन को, किसी एक नागरिक विशेष को, व्यक्ति विशेष को न्यायालय में जाकर कोई मांग करने का हक संविधान का ये जो चौथा खंड है वो नहीं देता, लेकिन सरकार के लिए ये बाध्यकारी है कि वो ऐसी ही नीतियां बनाए जैसा कि यहाँ कहा गया है। फिर वो कैसे इसके ठीक विपरीत नीतियां बना रही हैं जिसका खुलासा मैं भी आगे चल के करने वाला हूँ। और ये भी याद रहे कि ये देखने का काम सर्वोच्च न्यायालय का था, तो क्यों न्यायालय भी अपनी इस जिम्मेदारी से पीछे रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए एक सोचने का और बहुत ही गंभीर मुद्दा व चुनौती है। मजे की और कहिए कि चिंता करने की भी ये बात है कि ऐसा छलावा उस दौर में ज्यादा हुआ है जब तमाम किस्म के हकों को, अधिकारों को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया, यानी जैसे कि शिक्षा को अब एक मौलिक अधिकार मान लिया गया है, यानी जैसे कि राइट टू फूड की बात हो रही है, राइट टू हेल्थ की बात हो रही है उस दौर में। और उस दौर में जब सरकारें हम पर सर्विस टैक्स लगा रही हैं जिसके जरिए वो अतिरिक्त धन गरीब से गरीब जनता से, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, गरीब से गरीब जनता से अतिरिक्त धन इकट्ठा कर रही हैं टैक्सेस के नाम पर, और उसका एक हिस्सा तो एजुकेशन सेस भी है। तो इस सब जरिए, इन सब माध्यमों से जब हजारों करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ रुपए सरकारी कोष में जमा हो रहे हैं, उस दौर में सरकारें
इन कर्तव्यों से पीछे हटके निजीकरण, मुनाफाखोरी की नीतियों को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में बढ़ावा दे रही हैं। मुझे लगता है कि कर्तव्य दिवस के अवसर पर सरकार को उनकी इस संवैधानिक जिम्मेदारी के प्रति आगाह करना एक अच्छी पहल है। ये उनको बताना चाहिए कि आज आपने मेडिकल काउंसिल एक्ट में अमेंडमेंट करके, और बल्कि उससे पहले ही जिस तरह से स्वास्थ्य शिक्षा यानी मेडिकल एजुकेशन के प्राइवेटाइजेशन को और बढ़ावा दिया है, उससे आज हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि हम कोरोना के क्राइसिस का ठीक से मुकाबला कर पाने में भी संभव नहीं है। लॉकडाउन की शुरुआत हुए 3 महीने हो गए हैं और आगे आने वाले कई महीनों तक भी स्थिति इसी तरह की रहने वाली है। हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां मेडिकल एजुकेशन हासिल करने के लिए आज की तारीख में 30, 40, 50 यानी लाख या कहीं कहीं तो 1-1 करोड़ रुपए लोगों को देने पड़ते हैं, और ये एजुकेशन लोन के थ्रू पे की जाने वाली फीस है। तो जब कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है तो उसके सामने ये मजबूरी होती है कि पहले वो अपने उस ऋण को अदा करे। इसके लिए उसे महंगी कंसल्टेशन फीस रखनी पड़ती है, इसके लिए उसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ ऐसे अनुबंध करने पड़ते हैं जहां मरीजों से ज्यादा पैसा उगाहा जा सके। तो फिर वो कैसे समाज के प्रति जो एक डॉक्टर का दायित्व है उसे निर्वाह कर सकेगा। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ये एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें समाज का हर तबका आज पिस रहा है, चाहे वो गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, उच्च मध्यम वर्ग हो, और उसका लाभ बढ़ते हुए क्रम में समाज का एक जो मुश्किल से 1-2% धनाढ्य वर्ग है वो हासिल कर रहा है। इस तरह से लोगों की जानों, लोगों की सभ्यताओं, लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य के बुनियादी हकों को दरकिनार करते हुए पूंजी का संचय, केंद्रीकरण कुछ हाथों में होता जा रहा है। ये संविधान की आत्मा के विरुद्ध है, और इसलिए जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की ट्रेड यूनियंस हैं जैसे इप्सेक, इनका दायित्व कहीं ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो लोग अनऑर्गेनाइज्ड हैं वो अपनी आवाज आम तौर पर उतनी सशक्त तरीके से नहीं उठा सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो ये पूरा फेडरेशन है तमाम किस्म की ट्रेड यूनियंस का, उसकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, और ये सही दिशा में उठाया हुआ कदम भी है कि हम सरकार को उसके दायित्वों को याद दिलाएं, सभी राजनीतिक विचारधारात्मक मतभेदों से ऊपर उठकर एकजुट होके एक साथ मिलकर काम करें, तभी ये हो सकेगा। वरना हम छोटे छोटे लालचों में फंस के रह जाएंगे। याद कीजिए जब प्राइवेट स्कूलों की शुरुआत हुई तो क्या हुआ, और जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बढ़ावा दिया गया तो क्या हुआ। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ही सरकार ने घूस दी। यानी हम जब प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं तो उसकी फीस का रिएम्बर्समेंट शुरू किया। हम जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपने बच्चों को या अपने ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो वो रिएम्बर्समेंट हम राज्य से लेते हैं। दरअसल हमारा मुंह बंद करा दिया गया। लेकिन पिछले 30 सालों के इन कड़वे अनुभवों के बाद आज शायद सभी ट्रेड यूनियंस ये पहचान गई हैं कि ये जो घूसखोरी है इससे सार्वजनिक व्यवस्थाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य की सार्वजनिक व्यवस्थाएं कमजोर होती हैं, और असल में अल्टीमेटली जब इनकी जरूरत हमें पड़ती है तो ये हमारे लिए उपलब्ध नहीं रहती हैं। फिर वो क्योंकि गरीबों के लिए खड़ी रहती हैं, इसलिए उनका जो ढांचा है वो भी गरीब हो जाता है। तो आपसे ये गुजारिश है कि इस कर्तव्य दिवस के मौके पर सरकार को उसकी संवैधानिक जिम्मेदारियों का ध्यान दिलाएं और शिक्षा और स्वास्थ्य की सार्वजनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने की पुरजोर मांग उठाएं। धन्यवाद।